क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत के किसी भी नागरिक को प्रभावित करता है? इनर लाइन परमिट क्या होता है? क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के लागू होने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुस्लिम लोग कभी भी भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं? हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि अधिनियम को कानून भी कहा जाता है, तो इसलिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को हम लोग नागरिकता संशोधन कानून 2019 भी कह सकते हैं। इसे इंग्लिश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में CAA कहा जाता है, क्योंकि CAA का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब बात करते हैं कि हम लोग नागरिकता अधिनियम 1955 पढ़ चुके हैं, जो नागरिकता से संबंधित मूल अधिनियम है, ओरिजिनल अधिनियम है। तो उसके अंतर्गत हम लोग पढ़े थे कि उस अधिनियम में अब तक कुल 6 बार संशोधन हो चुके हैं। 1985, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में संशोधन हो चुके हैं। तो यह जो 2019 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, वह अब तक का नागरिकता से संबंधित सबसे लेटेस्ट संशोधन है। इसी वजह से यह अधिनियम या संशोधित अधिनियम आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि क्या इसके बारे में कहा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह जो अधिनियम है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इसका उद्देश्य क्या है। पहले इसके उद्देश्य को जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है इस अधिनियम को लाने का। तो इसका उद्देश्य है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रताड़ित 6 अल्पसंख्यक समुदाय को भारत की नागरिकता प्रदान करना। तो यहाँ जो वर्ड है, इन तीनों देश के प्रताड़ित 6 अल्पसंख्यक समुदाय। तो इस बात को अभी कुछ समय के बाद हम लोग और भी अच्छे से समझेंगे कि यह प्रताड़ित का मतलब क्या है। तो बात करते हैं कि यह जो प्रताड़ित 6 अल्पसंख्यक समुदाय को भारत की नागरिकता प्रदान करना इन 3 देशों के, तो वह 6 समुदाय कौन कौन से हैं? तो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई। इन्हीं 6 समुदाय को इन 3 देशों से जो संबंधित हैं, उसे भारत की नागरिकता प्रदान करना। यह तो है इस अधिनियम का उद्देश्य। पहले उद्देश्य को हम लोग समझें। अब बात करते हैं कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वह जो नागरिकता से संबंधित मूल अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम 1955, तो उसमें इस तरह का प्रावधान नहीं किया गया है। तो इसी वजह से जब उस मूल अधिनियम में इस तरह का प्रावधान नहीं किया गया है, तो इस तरह के प्रावधान को लाने के लिए, इस तरह के उद्देश्य को लाने के लिए उस मूल अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा। और वह संशोधन कौन करेगी? तो वह संसद करेगी, नागरिकता से संबंधित। क्योंकि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है अनुच्छेद 11 के तहत। तो बात करते हैं, तो उसी मूल नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक या नागरिकता संशोधन बिल 2019 को जो है संसद में लाया गया, उस मूल अधिनियम में संशोधन करने के लिए, और संशोधन करके इस प्रावधान को, इस उद्देश्य को जोड़ने के लिए। तो नागरिकता संशोधन विधेयक, चूंकि विधेयक को ही बिल भी कहा जाता है, अगर इसके इंग्लिश
की बात करें, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। बिल का मतलब विधेयक भी होता है या हिंदी में बिल भी कहा जाता है, तो जिसे शॉर्ट में CAB कहा जाता है। CAB मतलब C से सिटीजनशिप, A से अमेंडमेंट और B से बिल। तो यह जो विधेयक वह मतलब 2019 में संसद में इसे लाया गया। किस लिए, तो 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने के लिए। लेकिन यह जो अधिनियम लाया गया, यह जो विधेयक लाया गया 2019 में, मतलब CAB जो 2019 में लाया गया, तो यह क्या है कि संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद जब इस बिल पर, इस विधेयक पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएगा, तब यह बिल जो है, यह विधेयक जो है कानून बन जाएगा। मतलब CAB से CAA बन जाएगा। यहाँ हेडिंग में भी लिखा हुआ है CAA, ठीक है। तो जब यही जो है मतलब संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति से जब हस्ताक्षर हो जाएगा, तो यह CAB किस में परिवर्तित हो जाएगा, CAA में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब B से A में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले हम लोग इसके पहले के विधेयक को जानते हैं कि क्या था, कि इसी उद्देश्य से संबंधित, यानी इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने के लिए CAB 2016 लाया गया था। यानी 2016 में जो है यही विधेयक को लाया गया था, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जो 2019 में लाया गया है, लेकिन 2019 से पहले 2016 में ही इस विधेयक को लाया गया था। लेकिन 2016 में जो जिस विधेयक को लाया गया, मतलब CAB को लाया गया, वह कभी भी CAA नहीं बन पाया। मतलब CAB 2016 से वह कभी भी CAA 2016 नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, थोड़ा शॉर्ट में उसे समझते हैं क्या कारण रहा था। कि क्योंकि यह बिल, वही बिल सेम था 2016 में, तो वह क्यों नहीं कानून बन पाया, उसके बारे में समझते हैं। क्या था कि जब 2016 में इसी बिल को लाया गया था, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, तो संसद के लोकसभा में पेश किया गया था। कब, तो 19 जुलाई 2016 को लोकसभा में पेश किया गया था। लेकिन जैसे ही लोकसभा में पेश किया गया, तो उसे जो है लोगों का मतलब विरोध, मतलब लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। और ऐसे भी यह ट्रेंड भी है कि अगर कोई भी विधेयक लाया जाता है सरकार के द्वारा, तो विपक्ष या आम लोगों के द्वारा उसका विरोध किया ही जाता है। यह एक ट्रेंड भी हम कह सकते हैं। तो फिर क्या था कि चूंकि सरकार के पास उतनी बहुमत थी, उतनी शक्ति थी कि वह लोकसभा से उसे पारित कर सकता था। लेकिन क्या है कि अभी पिछले कुछ वर्षों में ट्रेंड चला हुआ है कि जब कोई भी नई विधेयक जब लोकसभा में पेश की जाती है, तो सरकार क्या करती है कि उस पर विचार करने के लिए, उस विधेयक पर विचार करने के लिए उस विधेयक को, उस बिल को संयुक्त संसदीय कमेटी को भेज दिया जाता है। संयुक्त संसदीय कमेटी क्या होता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। मतलब उस कमेटी में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। उसे ही कहते हैं संयुक्त संसदीय कमेटी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। लेकिन उस कमेटी में सदस्यों की संख्या किस अनुपात में होती है, तो दोनों सदनों में विपक्षियों चाहे बहुमत प्राप्त या विपक्षी, उन सभी के सदस्यों की जो संख्या जिस अनुपात में होती है संसद में, तो उसी अनुपात में जो है सदस्य को इस कमेटी के लिए ले लिया जाता है। किस कमेटी के लिए, तो संयुक्त संसदीय कमेटी के लिए। मान लीजिए उस कमेटी में 15 लोग को कभी शामिल कर लिया जाता है, कभी 20 लोगों को शामिल कर लिया जाता है किसी भी विधेयक पर विचार करने के लिए। लेकिन उस कमेटी में पक्ष के भी, मतलब सरकार के भी, सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी सदस्य उसमें रहते हैं उस विधेयक पर विचार करने के लिए। तो क्या हुआ कि जब 19 जुलाई 2016 को
यह विधेयक लोकसभा में पेश किया गया तो लोकसभा से उस विधेयक पर विचार करने के लिए उस संयुक्त संसदीय कमेटी को दे दिया गया। कब दिया गया? तो 12 अगस्त 2016 को लोकसभा में पेश हुआ, 19 जुलाई 2016 को, और संयुक्त संसदीय कमेटी को विचार करने के लिए दिया गया 12 अगस्त 2016 को। संयुक्त संसदीय कमेटी ने अपना जो रिपोर्ट पेश किया तो वह 7 जनवरी 2019 को पेश किया, और जब उसने अपना रिपोर्ट पेश किया तो 8 जनवरी 2019 को यह विधेयक लोकसभा से पारित हो गया, यानी लोकसभा से पास हो गया। कोई भी विधेयक जब लोकसभा से पास होता है तो फिर उसे राज्यसभा में भेजा जाता है, और वहाँ से जब वह पारित होता है तो फिर माना जाता है कि संसद से वह पारित हुआ, और तब जाकर फिर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है। लेकिन क्या हुआ कि जब 8 जनवरी 2019 को लोकसभा से यह पास हुआ तो इसे राज्यसभा में भेजा गया, लेकिन राज्यसभा में जो है यह पास नहीं हो पाया। हंगामा चल ही रहा था, विरोध हो ही रहा था इस बिल का। क्यों हो रहा था इसके बारे में आगे समझेंगे। तो राज्यसभा से क्या हुआ कि यह पास नहीं हो सका, पारित नहीं हो सका, और ठीक उसी समय क्या हुआ कि 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया। मतलब 16वीं लोकसभा का जो है, लोकसभा जो थी वह भंग हो गई, क्योंकि उसका कार्यकाल समाप्त हो गया था। और इस वजह से वह जो 2016 का जो विधेयक था जो लोकसभा से पास हो गया था, लेकिन वह क्या हुआ कि निष्प्रभावी हो गया, मतलब प्रभाव से वह समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हुआ? तो आइए थोड़ा सा उसे समझते हैं कि संसदीय प्रक्रिया की जो नियम कहती है कि अगर कोई विधेयक लोकसभा से पास होती है, लोकसभा से पास होने के बाद अगर राज्यसभा से पास नहीं होती है, ठीक है, लेकिन उसी बीच क्या होता है कि अगर लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है या लोकसभा भंग हो जाती है, तो वह विधेयक भले ही लोकसभा से पारित हुआ हो, लेकिन वह विधेयक क्या होगा कि वह विधेयक समाप्त हो जाता है, यानी निष्प्रभावी हो जाता है। और जब अगले लोकसभा के कार्यकाल की शुरुआत होती है, तब उस विधेयक को फिर से संसद के दोनों सदनों से पारित करवाया जाता है। मतलब फिर से लोकसभा से उसे पारित करवाना होगा और राज्यसभा से पारित करवाना होगा। तो यह कहती है संसदीय प्रक्रिया की नियम। तो अब आपने समझा कि जो विधेयक 2016 में ही आया था, यानी CAB जो 2016 में आया था, तो वह CAB से CAA क्यों नहीं बन पाया। तो फिर क्या हुआ कि चूंकि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हुआ 2019 में, और उसके बाद जो है फिर से इस विधेयक को लाया गया, लेकिन अब वह विधेयक CAB 2016 नहीं कहलाएगा बल्कि CAB 2019 कहलाएगा। तो यह विधेयक जो है लोकसभा में लाया गया और 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से यह पारित हो गया। इस विधेयक के पक्ष में 311 मत पड़े, जबकि विपक्ष में 80 मत पड़े। लोकसभा से पारित होने वाला यह नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 126वां संशोधन मतलब संशोधित विधेयक था। अगर आपसे पूछा जाए कि यह नागरिकता संशोधन बिल जो है लोकसभा से पारित होने वाला, लोकसभा से पास होने वाला केमा संशोधन बिल था, तो 126वां संशोधन बिल था। फिर बात करते हैं कि लोकसभा से पारित होने के बाद यह 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से भी पारित हो गया। राज्यसभा में इसके पक्ष में 125 मत पड़े, जबकि इसके विपक्ष में 105 मत पड़े। फिर बात करते हैं कि इस तरह से देखा जाए कि संसद के दोनों सदनों से यह विधेयक पारित हो गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह फाइनली 11 दिसंबर 2019 को संसद से पारित हो गया। सब शब्दों का खेल है, इसलिए इस पॉइंट को जो है हम बॉक्स में लिखे हैं कि चूंकि राज्यसभा से जब 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया मतलब संसद से पारित हो गया। तो उसी वर्ड को घुमा के कभी कभी लिख दिया जाता है कि यह विधेयक, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित हुआ, तो 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। अब बात करते हैं कि क्या यह विधेयक जब संसद से पारित हो गया तो यह कानून बन जाएगा? जी नहीं, अभी यह कानून नहीं बनेगा। अभी इस पर राष्ट्रपति का जब तक सिग्नेचर नहीं होगा, अनुमोदन नहीं होगा, तब तक यह विधेयक कानून नहीं बनेगा। तो बात करते हैं कि संसद से पारित होने के बाद 12 दिसंबर 2019 को इस विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा भी जो है अनुमोदन कर दिया गया, या मतलब अनुमोदन को ही हस्ताक्षर कहते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो हस्ताक्षर कर देने के बाद यह विधेयक अधिनियम या फिर जिसे कानून भी कहते हैं, तो यह विधेयक अधिनियम या कानून बन गया। मतलब CAB 2019 से CAA 2019 बन गया। और यह विधेयक जब 12 दिसंबर 2019 को कानून बना, तो लेकिन यह कानून जो है, इसके तहत जो कानून किया गया था, मतलब प्रावधान था, मतलब यह सिंपल शब्दों में समझें कि यह जो कानून बना CAA 2019, यह कब से लागू हुआ, तो वह 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ। इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, चूंकि यह नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 मतलब अब तक का सबसे मतलब नागरिकता से संबंधित लेटेस्ट ये कानून है, तो इसी वजह से आपको इसके बारे में हर बात को जानना है बहुत ही डिटेल से, क्योंकि एग्जाम में अभी क्या है, हर तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम लोग प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि CAB 2019, अब शॉर्ट में हम बोल रहे हैं CAB, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि इसका मतलब है नागरिकता संशोधन विधेयक या नागरिकता संशोधन बिल। तो यह जो CAB 2019 लोकसभा से कब पारित हुआ, तो 9 दिसंबर 2019 को। आपको पक्ष विपक्ष कितने मत पड़े और यह कितना मतलब केमा संशोधन बिल था, यह सभी बात जानना है। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि राज्यसभा से यह कब पारित हुआ, 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है, अब फिर यहाँ पर शब्द का जो वह खेल खेलेगा, वह क्या करेगा कि यह जो विधेयक है वह संसद के दोनों सदनों से कब पारित हुआ। तो आप देखिए, पहले सदन से 9 दिसंबर और दूसरे सदन से 11 दिसंबर। तो मतलब अगर शब्द को इस तरह से लिखेगा कि संसद के दोनों सदनों से कब पारित हुआ, तो वह डेट होगा 11 दिसंबर। ठीक है, फिर अगर शब्द को अगर वह खेलता है तो पूछेगा कि यह विधेयक जो है संसद से कब पारित हुआ। तो संसद से पारित कहने का मतलब कि संसद के दोनों सदनों से फाइनली कब पारित हुआ, तो उसका भी जो तिथि होगा वह 11 दिसंबर 2019 ही होगा। फिर अगर आपसे पूछे कि यह विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा कब अनुमोदित किया गया, तो 12 दिसंबर 2019 को। या फिर पूछे कि यह विधेयक कानून कब बना, वर्ड को समझिएगा कि यह विधेयक अधिनियम या फिर कानून कब बना, तो वह तिथि होगा 12 दिसंबर 2019 को। फिर पूछेगा कि यह विधेयक लागू कब से हुआ, मतलब यह कानून लागू कब से हुआ, तो 10 जनवरी 2020 से। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि जब यह विधेयक कानून बन गया, तो हम देखते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के क्या क्या प्रावधान हैं, यानी इसके तहत क्या प्रावधान किए गए थे। तो आइए प्रावधान के बारे में समझते हैं कि इसके द्वारा जो प्रावधान किया गया था वह यह था कि 31 दिसंबर 2014 तक, ठीक है, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 31 दिसंबर 2014 को या फिर 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए 6 अल्पसंख्यक समुदायों के शरणार्थियों या प्रवासियों या विदेशियों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, अर्थात उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। प्रावधान लंबा चौड़ा है, लेकिन इसे अभी हम लोग पार्ट बाय पार्ट में समझेंगे। सबसे पहले की पॉइंट आपको क्या क्या लेना है। की पॉइंट लेना है पहला 31 दिसंबर 2014 तक। दूसरा जो की पॉइंट लेना है कि वह इन तीनों देश के नाम को या की पॉइंट में आपको रखना है, ठीक है। फिर तीसरा जो की पॉइंट आपको रखना है
वह है धार्मिक उत्पीड़न। इस वर्ड को की पॉइंट में रखना है। और फिर चौथा जो की पॉइंट रखना है वह है 6 अल्पसंख्यक समुदाय। और फिर पांचवा जो की पॉइंट रखना है वह आपको रखना है अवैध प्रवासी वर्ड को। आइए अब इस की पॉइंट के माध्यम से इस प्रावधान को बहुत ही सरल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करें कि यहाँ जो वर्ड लिखा गया है क्या है, 31 दिसंबर 2014 तक। तो इसे अगर आप अलग भी शब्दों में तोड़ सकते हैं कि 31 दिसंबर 2014 तक कहने का मतलब यह हुआ कि 31 दिसंबर 2014 को या इस तिथि से पहले। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए। ठीक है, तो बात करते हैं पहले इन तीनों देश के बारे में कि इन तीनों देश की धार्मिक स्थिति कैसी है। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मतलब इसका जो है स्टेट रिलीजन को अपनाया गया है। स्टेट रिलीजन का मतलब कि यहाँ पर राज्य धर्म को मान्यता दी गई है। राज्य धर्म के रूप में किस धर्म को मान्यता दी गई है इन तीनों देश में? तो इस्लाम धर्म को मान्यता दी गई है। मतलब इन तीनों देश का अपना जो है एक राज्य धर्म है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत का कोई भी अपना राज्य धर्म नहीं है, बल्कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मतलब यहाँ हर धर्म को समान अधिकार प्रदान किया गया है भारत में। इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारा भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। लेकिन इन तीनों देश में इस्लाम धर्म को राज्य धर्म के रूप में अपनाया गया है, स्टेट रिलीजन के रूप में अपनाया गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब इन तीनों देश में इस्लाम धर्म को अपनाया गया है तो उस इस्लाम धर्म को मानने वाले के अलावा जिस भी अन्य धर्म को मानने वाले लोग हैं वहां पर, तो उन्हें अल्पसंख्यक में रखा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। अल्पसंख्यक कहने का मतलब कि जिसकी संख्या कम हो उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। अब बहुसंख्यक मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा हो। तो इन तीनों देशों में इस्लाम धर्म मानने वालों की संख्या अधिक है, अर्थात इस्लाम धर्म वाले लोग वहाँ पर बहुसंख्यक के रूप में हैं। जबकि उन धर्म को मानने वाले को छोड़कर जो अन्य धर्म मानने वाले लोग हैं वह वहाँ पर अल्पसंख्यक के रूप में है, अर्थात उनकी संख्या कम है। तो क्या होता है कि इन तीनों देश में उन अल्पसंख्यकों के साथ जो है धार्मिक प्रताड़ना की जाती है। धार्मिक प्रताड़ना कि मतलब अगर कोई हिंदू है, अगर वह अपना धर्म को मानता है, अगर कोई बौद्ध है तो वह अपने धर्म को अगर मान रहा है, ईसाई, सिख, इसी तरह से पारसी, ठीक है। तो यहाँ जो भी मतलब यह 6 धर्म लिखे गए हैं, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी तथा ईसाई, यह सभी जो है इन 3 देशों में अगर अपने धर्म को मानते हैं तो उन्हें धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। और इन समुदायों की संख्या कितनी है? तो 6 है। यहां पर भी देखिए लिखा गया है 6 अल्पसंख्यक समुदाय। तो इन अल्पसंख्यक समुदायों की संख्या वहां पर कितनी है? तो 6 है। और इन्हें जो है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नहीं, लिंग के नाम पर नहीं, भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि धर्म के आधार पर इन लोगों को प्रताड़ना दी जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लोग जो है मतलब वहां पर जो है मतलब एक इस्लामिक कंट्री है, उनका राज्य धर्म इस्लाम है। तो वही कहा गया है कि इन तीनों देश से जो भी धार्मिक उत्पीड़न के कारण, रीजन क्या है? धार्मिक उत्पीड़न, और कोई कारण नहीं, और किसी वजह से उत्पीड़ित नहीं, बल्कि धार्मिक उत्पीड़न के कारण जो लोग 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए हैं, किस समुदाय के? तो 6 अल्पसंख्यक समुदायों के, शरणार्थियों कहिए या प्रवासियों कहिए या विदेशी कहिए,
क्योंकि जो हमारे भारत का नागरिक नहीं है, मतलब जिसे भारत की नागरिकता प्रदान नहीं है, तो वह अगर हमारे भारत में आता है तो वह विदेशी कहलाता है। बात को समझ रहे हैं? यह बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 1955 के अधिनियम में। तो वह विदेशी कहलाता है, चाहे वह किसी भी देश से हो, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, उससे कोई लेना देना नहीं, चाहे वह हिंदू ही क्यों ना हो, कोई भी धर्म का हो, अगर उसे भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं है तो वह विदेशी कहलाएगा हमारे देश में। वह हमारे देश में क्या कहलाएगा? विदेशी। तो वही कहा गया है कि इन तीनों देशों से 31 दिसंबर 2014 तक धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए 6 अल्पसंख्यक समुदायों के शरणार्थियों या प्रवासियों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, अर्थात उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। और इन 6 अल्पसंख्यक समुदाय में कौन कौन से समुदाय हैं, तो यहाँ देखिए यह नाम लिखा गया है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो अब बात करते हैं पहले अवैध प्रवासी वर्ड की। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा हम लोग यह पढ़ चुके हैं कि किसी भी अवैध प्रवासी को भारत की नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी, चाहे वह पंजीकरण के आधार पर हो, चाहे वह देशीयकरण के आधार पर हो, उसे अवैध प्रवासी को भारत की नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। वह 1955 के भारत ये नागरिकता अधिनियम के द्वारा ही यह प्रावधान किया गया है। लेकिन अब समझते हैं कि यह अवैध प्रवासी किसे कहते हैं। इस पहले भी हम लोग समझ चुके, लेकिन एक बार फिर से समझते हैं अवैध प्रवासी किसे कहते हैं। 2 तरह के लोगों को अवैध प्रवासी कहा जाता है। एक जो बगैर पासपोर्ट और बिना वीजा के भारत में प्रवेश कर गए हैं, मतलब उस व्यक्ति के पास ना ही पासपोर्ट था और ना ही वीजा था। उन दोनों के अलावा, मतलब वो दोनों दस्तावेज नहीं रहने के बावजूद भी अगर वह भारत में किसी भी तरह प्रवेश कर गए हैं तो उस विदेशी व्यक्ति को, उस प्रवासी को, उस शरणार्थी को अवैध प्रवासी कहा जाता है। दूसरा क्या है कि मान लीजिए कि ठीक है, वह विदेशी व्यक्ति या वह प्रवासी या वह शरणार्थी एक वैलिड पासपोर्ट, मतलब वैध पासपोर्ट और वैध वीजा के साथ वह भारत आया है। ठीक है, लेकिन उस पासपोर्ट और उस वीजा की एक वैलिडिटी होती है, वैधता होती है ना। कितने समय के लिए आप भारत आए हैं तो उसकी एक वैधता होती है। मान लीजिए कि आपकी पासपोर्ट और वीजा की वैलिडिटी 2 साल है। ठीक है, आप भारत में आए, वैलिड पासपोर्ट और वीजा के साथ आप भारत आए, लेकिन उसकी वैलिडिटी 2 साल ही थी। लेकिन 2 साल के बाद मान लीजिए उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई, और वैलिडिटी ख़त्म होने के बावजूद भी आप भारत में रह रहे हैं, तब वैलिडिटी ख़त्म होने के तिथि से आप जो है भारत में अवैध प्रवासी कहलाएंगे। तो इस तरह से आप समझे कि इन दोनों को जो है अवैध प्रवासी कहा जाता है। और 1955 के नागरिकता अधिनियम के द्वारा यह कहा गया है कि अवैध प्रवासी को भारत की नागरिकता किसी भी हालत में प्रदान नहीं की जाएगी। तो अब आप समझिए कि जब तक यह अधिनियम यानी CAA 2019 नहीं आया था, तब तक जो है इन तीनों देश के ही किसी भी देश, उसमें से ये तीनों देश भी थे, तो इन तीनों देश के जो भी लोग भारत में आकर रह रहे थे, चाहे वह किसी भी धर्म के हों, चाहे वह हिंदू ही क्यों ना हों, सभी विदेशी ही थे। लेकिन वो जो भारत में रह रहे थे, तो इन लोगों के पास ना तो वीज़ा था ना तो पासपोर्ट था। तो किस रूप में थे? तो अवैध प्रवासी के रूप में थे। तो चूंकि यह प्रावधान किया गया है कि अवैध प्रवासी को जो है मतलब भारत में जो है जेल भेजा जा सकता है, मतलब उन्हें कारावास की सज़ा दी जा सकती है और उन्हें जो है देश से बाहर भी किया जा सकता है। तो उसी के तहत जो है मतलब इनमें से कई सारे अवैध प्रवासियों को जो है जेल में जो है डाल दिया गया था, कुछ को जो है देश से निकालने की जो है प्रावधान किए जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि जब यह अधिनियम आया, CAA 2019 जब आया, तो क्या हुआ और इसके द्वारा जो यह प्रावधान किया गया कि 31 दिसंबर 2014 तक इन तीनों देश के जो भी धार्मिक उत्पीड़न के कारण जो भारत आए हैं 6 अल्पसंख्यक समुदाय के प्रवासी, अब उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। मतलब अब
इस मतलब कंडीशन को जो भी फुलफिल कर रहे हैं, तो अगर उन लोगों को अगर अब तक जो है जेल में डाला गया था तो उन्हें जेल से अब निकाला जाएगा। उन्हें जो देश से बाहर निकालने का जो प्रावधान किया जा रहा था उसे अब रोका जाएगा, मतलब इन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन उन लाभों को, यानी इन जो है प्रवासियों को जो अब तक अवैध प्रवासी कहला रहे थे, तो उन अवैध प्रवासियों को लाभ देने के लिए अर्थात भारत की नागरिकता देने के लिए अब वह भारत के अवैध प्रवासी नहीं कहलाएंगे। तो उसके लिए जो है क्या है कि यह विदेशी एक्ट 1946, विदेशी को चूंकि इंग्लिश में फॉरेनर्स भी कहते हैं, तो विदेशी एक्ट 1946 या फॉरेनर्स एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920 में छूट प्रदान किया गया। किसके लिए? तो सिर्फ इन्हीं तीनों देश से आए इन 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए ही जो है इस अधिनियम में, यानी विदेशी एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920 में छूट प्रदान किया गया, ताकि अब इन्हें अवैध प्रवासी ना कहा जाए। तो आइए समझते हैं कि यह अधिनियम क्या कहता है, यह दोनों जो एक्ट है यह क्या कहता है, किससे संबंधित है। तो यह जो एक्ट है, यह दोनों जो एक्ट है, यह किसी भी जाति या किसी भी धर्म के विदेशी व्यक्तियों को भारत में प्रवेश करने, भारत में रहने और भारत से निर्वासित करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन? तो यह दोनों एक्ट जो है। पासपोर्ट एक्ट के बारे में आप पढ़ भी चुके हैं कि यह भारत में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करता है। तो इस तरह से आप समझे कि यह दोनों एक्ट जो है किसके लिए यह प्रावधान किया गया है, तो कि चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वह किसी भी धर्म के विदेशी नागरिक हों, तो उन्हें भारत में प्रवेश करने, भारत में रहने एवं भारत से उन्हें निर्वासित करने के लिए यानी निकालने के लिए जो है यह अधिनियम, यह एक्ट मतलब जो है शक्ति प्रदान करता है। और इन्हीं दोनों एक्ट के तहत जो है किसी भी अवैध प्रवासी को भारत में कारावास की सजा भी दी जा सकती है और उसे देश से बाहर भी निकाला जा सकता है इसी एक्ट के तहत जो है। तो इसी वजह से इन 6 अल्पसंख्यक समुदायों के शरणार्थियों को छूट देने के लिए इस दोनों एक्ट में जो है छूट प्रदान किया गया। इन अवैध प्रवासियों को लाभ देने के लिए इन दोनों एक्ट में छूट प्रदान किया गया। यह बात आप समझे होंगे। अब बात करते हैं कि यह जो तीनों देश के जो 6 अल्पसंख्यक समुदाय के प्रवासी थे, इन्हें किस तरह से नागरिकता प्रदान की जाएगी, इन्हें नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा, मतलब इस अधिनियम के द्वारा, CAA 2019 के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो नागरिकता जो प्रदान की जाती है किसी भी नागरिक को, भारत की नागरिकता, तो वह 1955 के अधिनियम के तहत 5 तरीके से नागरिकता प्रदान की जाती है। तो उन्हीं 5 तरीके में से किसी एक तरीके से नागरिकता दी जाएगी। तो उसी 5 में से एक प्रक्रिया है देशीयकरण की। देशीयकरण या फिर जिसे प्राकृतिककरण भी कहा जाता है या फिर उसे ही इंग्लिश में नेचुरलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन प्रवासियों को, इन 3 देशों से आए 6 अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को, विदेशियों को नागरिकता जो प्रदान जो की जाएगी वह किस प्रक्रिया के द्वारा, तो ये देशीयकरण प्रक्रिया के द्वारा प्रदान की जाएगी। मतलब 1955 के अधिनियम के 5 प्रक्रिया में से देशीयकरण के द्वारा जो है इन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो इनके लिए देशीयकरण की अवधि क्या रखी गई, तो कुल 6 वर्ष। यह किस तरीके से विभाजित है, तो यह जो कुल 6 वर्ष को जो विभाजित किया गया है 1 वर्ष प्लस 5 वर्ष में। कहने का मतलब यह है कि यह जो 3 देशों से आए 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो हैं, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं, तो वो लोग जो हैं अब भारत की नागरिकता के लिए जो आवेदन करेंगे, तो आवेदन की तिथि से वह लगातार 1 वर्ष तक भारत में रहे हों, लेकिन उस 1 वर्ष से पहले भी 5 वर्ष तक भारत में रहे हों। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 6 वर्ष। तो यह जो देशीयकरण की अवधि 6 वर्ष की गई 1 + 5 के रूप में, तो वह किसके लिए, तो सिर्फ और सिर्फ
इन्हीं लोगों के लिए, या जो CAA 2019 के तहत जो उद्देश्य जो रखा गया है कि इन्हीं लोगों के लिए सिर्फ किया गया है, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए हैं, सिर्फ इन्हीं तीनों देश के 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, सिर्फ इन्हीं के लिए देशीयकरण की इस अवधि को रखा गया है। जबकि हम लोग नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पढ़े थे कि चाहे कोई भी विदेशी नागरिक हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे जो है देशीयकरण के द्वारा जो नागरिकता प्रदान की जाएगी तो उसके लिए भारत में रहने की कुल अवधि 12 वर्ष है। मतलब यहां देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि दूसरे विदेशी व्यक्ति के लिए, मतलब इन्हें सिर्फ छोड़कर ये अपवाद में है, इन्हें छोड़कर अन्य जो भी सामान्य विदेशी नागरिक हैं, अगर उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है देशीयकरण के द्वारा तो उसके लिए जो है उन्हें भारत में 12 वर्ष रहना पड़ेगा। तो यह किस तरह से विभाजित था, तो 1 वर्ष प्लस 11 वर्ष में, मतलब आवेदन करने की तिथि से 1 वर्ष तक लगातार, मतलब आवेदन करने की तिथि से पूर्व 1 वर्ष पूर्व तक उसे लगातार रहना पड़ेगा, लेकिन उस 1 वर्ष से पहले भी 11 वर्ष तक उन्हें और भारत में रहना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 12 वर्ष हो जाता है। ठीक है, तो यही था। तो यह जो लाभ दिया गया कि देशीयकरण के द्वारा जो अवधि जो कम की गई 12 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष, तो वह सिर्फ इन लोगों के लिए किया गया, सामान्य विदेशी नागरिकों के लिए नहीं किया गया। उनके लिए जो है यह 12 वर्ष ही रहेंगे। लेकिन क्या होता है कि आपके कई सारे वन लाइनर किताब या करंट जो अफेयर्स जो हैं वह क्या करते हैं कि सीधे कह देते हैं कि 11 वर्ष के जगह, मतलब इन लोगों के लिए जो है देशीय ये नागरिकता जो प्रदान जो की गई है तो उसके लिए इन लोगों को 11 वर्ष के जगह जो है 5 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा। लेकिन वह प्रोसेस नहीं है, यहाँ पूर्ण प्रोसेस को समझिए कि यहाँ इनको कुल रहना पड़ेगा आवेदन से पहले 6 वर्ष, जबकि आम विदेशी को आवेदन से पहले 12 वर्ष रहना पड़ेगा। लेकिन डिवाइड किया हुआ है 1 + 5 वर्ष, और यहाँ जो डिवाइड किया गया 1 + 11 वर्ष। तो जितने भी वन लाइनर किताब या वन लाइनर करेंट अफेयर्स हैं वो क्या करते हैं, इन चीज़ों को वो लिखते ही नहीं है। ठीक है, वो सीधे क्या कहते हैं कि यह 11 और 5 का रेशियो ले लेते हैं। वह सीधे कहते हैं कि 11 वर्ष की जगह 5 वर्ष जो है इन्हें भारत में रहने के लिए जो है प्रावधान किया गया है कि अगर वह आवेदन से पहले 5 वर्ष रहते हैं तो इन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। जबकि कंसेप्ट वो नहीं है, क्योंकि उन लोगों का खुद ही कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो आपको सही कंसेप्ट कहाँ से देंगे। तो लेकिन रियल कंसेप्ट जो है वह यह है, ठीक है, कि वहाँ 1 + 11 मतलब कुल मिलाकर 12, और यहाँ 1 + 5 मतलब कुल मिलाकर 6 वर्ष। अब यहाँ पर चूंकि समझाया गया है, लेकिन चलिए 1 मिनट के लिए शॉर्ट में समझा देते हैं कि यह जो 1 वर्ष जो रहने का जो है किस तरीके से प्रोसेस है। चाहे तो आप कुल मिलाकर नॉर्मली तरीके से भारत में रह रहे हों, या फिर मतलब कि या भारत सरकार की जॉब कर रहे हों, या फिर दोनों में से थोड़ा थोड़ा, या 1 वर्ष के अंतर्गत जो आप भारत में रहे तो थोड़ा थोड़ा, मतलब कुछ नॉर्मली आप भारत में रहे और कुछ जो है भारत सरकार की नौकरी के लिए रहे। 5 वर्ष में भी वही प्रोसेस है कि या तो थोड़ा थोड़ा, या कुल मिलाकर नॉर्मल तरीके से रहे, या कुल मिलाकर आप भारत सरकार की नौकरी के लिए रहे। तो वही चीज़ आपका इधर भी है। यह कंसेप्ट आप समझे होंगे कि यह सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए है। ठीक है, अब बात करते हैं, या तो हम लोग समझ लिए कि CAA 2019 के द्वारा क्या प्रावधान किया गया था, लेकिन यह जो CAA 2019 के प्रावधान अब हम लोग यह देखेंगे कि भारत के किन किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो आइए इसे समझते हैं। प्रावधान क्यों नहीं लागू, मतलब कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा। तो इसके लिए 2 पॉइंट है, पहला और दूसरा। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि 6ठी अनुसूची में, मतलब हमारे संविधान में के जो 6ठी अनुसूची है, तो उस 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जो आदिवासी क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों पर यह CAA 2019 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ यह जो 4 जो आप राज्य देख रहे हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जो आदिवासी क्षेत्र हैं, तो इसे पहले संविधान में कहाँ पर शामिल किया गया, कहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है, तो संविधान के 6ठी अनुसूची में। तो वही कहा गया है कि यह जो मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जो आदिवासी क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है यह प्रावधान लागू नहीं होगा। अब समझिए क्यों नहीं होगा। क्योंकि क्या है
कि यह जो आदिवासी क्षेत्र हैं, इन चारों जिले के जो आदिवासी क्षेत्र हैं, इन्हें जो है स्वायत्त शासी क्षेत्र घोषित किया गया है। स्वायत्त शासी क्षेत्र मतलब ऑटोनोमस रीजन घोषित किया गया है। यह क्या होता है कि यह जो है कि आदिवासी यह जो क्षेत्र है, इसका मतलब यह हुआ कि इन क्षेत्रों के जो लोग हैं उसके अलावा कोई भी भारत के आम नागरिक वहाँ पर रह नहीं सकते हैं, वहाँ के भूमि को खरीद नहीं सकते हैं, वहाँ व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, बल्कि सिर्फ उन्हीं क्षेत्र के लोगों के लिए ही स्वतंत्रता दी गई है वहाँ पर रहने, वहाँ पर निवास करने, वहाँ पर रोजगार करने, व्यवसाय करने। उन सभी का जो अधिकार जो है सिर्फ उन्हीं वहाँ के जो लोग हैं उन्हीं के लिए वह स्वतंत्रता दी गई है और उनका जो है खुद का शासन होता है, उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि यह जो CAA 2019 का जो प्रावधान है वह छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इन राज्यों के कौन कौन से, क्या इन राज्यों के सभी क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र में आते हैं? तो जवाब होगा नहीं, कुछ कुछ छूटे हुए भी हैं। जैसे बात करें कि असम के कार्बी आंगलोंग क्षेत्र जो आदिवासी क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। मेघालय की अगर बात करें तो सिर्फ शिलांग को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग संपूर्ण मेघालय जो है वह आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं, तो इसलिए कह दिया जाता है मेघालय का गारो हिल्स। फिर बात करें कि मिजोरम में जो है चकमा जिला वह आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद फिर जो चौथा जो आपका जो था वह कौन सा? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के आदिवासी जिला के जो क्षेत्र हैं तो वह भी जो है मतलब आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो है यह कानून के जो प्रावधान है वह लागू नहीं होंगे। अब दूसरा क्या है? दूसरा है कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत इनर लाइन वाले क्षेत्रों पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। जैसे इन लाइन के अंतर्गत, इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से राज्य आते हैं? तो जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, पहले ये तीन क्षेत्र ही सिर्फ इनर लाइन वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब यह अधिनियम लाया गया, संशोधित अधिनियम, तो उसके बाद जो है मणिपुर को भी जो है इनर लाइन वाले क्षेत्र में जोड़ लिया गया, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो इनर लाइन वाले क्षेत्र के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एवं मणिपुर। और इन राज्यों में प्रवेश करने के लिए भारतीय नागरिकों को इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। तो आइए सबसे पहले अब हम समझते हैं कि यह इनर लाइन परमिट क्या होता है, ठीक है। यह इनर लाइन परमिट किसे कहते हैं? इनर लाइन परमिट वह भारतीय नागरिक को भारत के अंदर किसी संरक्षित क्षेत्र में या किसी संरक्षित राज्य में निश्चित अवधि के लिए प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करता है। इसे फिर से समझते हैं और भी सरल शब्दों में कि इनर लाइन परमिट, ठीक है। परमिट का मतलब क्या होता है? एक तरह का पास। तो इनर लाइन परमिट क्या है? एक तरह का दस्तावेज है, एक तरह का पास है, जो मतलब आप पास दिखाइएगा, ठीक है। यह एक तरह का पहचान पत्र होता है ना, पास होता है यह। तो वह पास क्या करता है, वह दस्तावेज क्या करता है कि किसी भी भारत के नागरिक को, या सिर्फ भारत के नागरिक के लिए ही बात होती है, प्रावधान किया जाता है। इनर लाइन परमिट जो होती है वह देश के बाहरी लोगों के लिए नहीं बल्कि भारत के नागरिक के लिए ही। तो यह इनर लाइन परमिट क्या है? एक तरह का दस्तावेज है जो भारत के नागरिक को भारत के अंदर किसी भी संरक्षित क्षेत्र या किसी भी संरक्षित राज्य में निश्चित अवधि के लिए, निश्चित समय सीमा के लिए प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करता है। वह जो पास होता है, इनर लाइन परमिट जो होता है, और वह जो परमिट है वह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो उस संबंधित राज्य सरकार के द्वारा।
जिस राज्य को संरक्षित राज्य घोषित किया गया है। जैसे यहाँ संरक्षित राज्य कौन कौन सा है, 4 राज्य है, यानी इनर लाइन परमिट के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एवं मणिपुर। तो मतलब यह जो इनर लाइन परमिट है तो इन्हीं संबंधित राज्य सरकार के द्वारा जारी की जाती है अपने अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए भारत के नागरिकों को निश्चित अवधि के लिए। अब सवाल उठता है कि हम भारत के नागरिक हैं, भारत के अंदर ही किसी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए हमें अनुमति की ज़रूरत क्या है? आखिर इस अवधारणा की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई? बहुत तरह के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि हम भारत के नागरिक हैं तो हमें ही भारत के अंदर किसी दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अनुमति की ज़रूरत हो रही है, यह कैसा मजाक है? तो लेकिन आइए समझते हैं कि इस अवधारणा की शुरुआत क्यों, कैसे और कब हुई। तो बात करते हैं कि यह जो इनर लाइन परमिट है, इस अवधारणा की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान, जब हमारे भारत पर ब्रिटिशियों का, अंग्रेजों का हुकूमत था, तो उसी ब्रिटिश शासन के दौरान इस बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत जो है इस इनर लाइन परमिट की अवधारणा की शुरुआत हुई थी। मतलब ब्रिटिश शासन के दौरान ही हो गई थी, स्वतंत्र भारत में नहीं बल्कि उससे पहले ही हो गई थी। यह तो था कि कब हुई इसकी शुरुआत, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर इस अवधारणा की उत्पत्ति ही क्यों हुई, इसे लाया ही क्यों गया। तो बात करते हैं कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट वाले जो क्षेत्र हैं जिसे 7 सिस्टर कहा जाता है, ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासी लोग रहते हैं, ठीक है। मतलब उस समय की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले आदिवासी लोग वो क्या करते थे कि ब्रिटिश नागरिक के, यानी भारत में जो ब्रिटिश नागरिक थे तो उस ब्रिटिश नागरिक के क्षेत्र में घुसपैठ किया करते थे। मतलब चोरी छिपे जो है उनके क्षेत्र में घुस जाया करते थे, और चोरी छिपे घुस कर जो है मतलब चोरी, लूटपाट इस तरह का काम किया करते थे। तो क्या हुआ कि उसी वजह से उन ब्रिटिश नागरिकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए दो क्षेत्रों के बीच, दो समुदायों के बीच जो है एक लाइन को खींच दिया गया। मतलब हमारे भारत के अंदर ही दो समुदाय के बीच या दो क्षेत्र के बीच एक लाइन को खींच दिया गया, उसे इनर लाइन कहा गया। तो अब इसे थोड़ा सा समझें कि क्या था कि मान लीजिए यह है भारत, ठीक है, यह है भारत, यहाँ पे 7 सिस्टर्स मतलब पूर्वोत्तर भारत है। तो इसे हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए यह जो भारत है और यह जो है पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, जिधर आदिवासी लोग रहते थे, और इधर जो है मैदानी भाग था जिधर ब्रिटिश नागरिक लोग रहते थे। तो ये लोग क्या करते थे, यहाँ पर घुसपैठ किया करते थे। लेकिन तो ब्रिटिश नागरिकों को जो है संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या किया गया कि यह जो पहाड़ी क्षेत्र मतलब जनजातीय आबादी वाले जो यह पहाड़ी क्षेत्र थे, तो इन पहाड़ी क्षेत्र और इधर वाला जो मैदानी भाग था, इन दोनों क्षेत्र को जो है, इन दोनों क्षेत्र के बीच एक लाइन खींच दिया गया। यानी इन दोनों को जो है विभाजित कर दिया गया, दोनों को जो है एक दूसरे से अलग कर दिया गया। मतलब पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय आबादी वाले पहाड़ी क्षेत्रों को मैदानी भागों से अलग कर दिया गया। और क्या प्रावधान किया गया कि अब दोनों तरफ के लोगों को एक दूसरे के क्षेत्र में जाने के लिए परमिट की जरूरत होगी। तो वह किस एक्ट के तहत, किस रेगुलेशन के तहत, तो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत यह प्रावधान कर दिया गया कि चाहे वह ब्रिटिश नागरिक ही क्यों ना हो, अगर वह इस जनजातियों के पहाड़ी क्षेत्र में अगर जाएंगे तो उन्हें परमिट की जरूरत होगी। फिर इनके लिए भी प्रावधान किया गया कि ये जो जनजातीय आबादी वाले पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं
तो ये भी जो है इस मैदानी भाग में अगर प्रवेश करेंगे तो इन्हें भी परमिट की ज़रूरत होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों के लिए इस परमिट की शुरुआत की गई। ऐसा नहीं कि सिर्फ वह जनजातीय आबादी वालों के लिए ही परमिट की व्यवस्था की गई, लेकिन ब्रिटिश नागरिक कभी भी घुस जाते उनके क्षेत्र में, तो ऐसा नहीं था। दोनों के लिए यह इनर लाइन परमिट की व्यवस्था लाई गई थी। किस एक्ट के तहत? तो यही बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत। ठीक है, तो तभी से यह अवधारणा चलते आ रही है। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद भी यह क्या हुआ कि यह इनर लाइन परमिट जारी ही रहा, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और भी इसमें जो है मतलब प्रावधान किया गया कि वह यह किया गया कि इधर मैदानी भाग वाले जो भी भारत के नागरिक हैं वह इधर जो है माने जनजातीय आबादी वाले पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उन्हें अनुमति की ज़रूरत होगी, एक परमिट की ज़रूरत होगी। उसके साथ साथ क्या है कि ये जो भारत के आम नागरिक हैं इस क्षेत्र में वह निवास नहीं कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर रह नहीं सकते हैं, वहाँ की भूमि को नहीं खरीद सकते हैं, वहाँ पर व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे कोई रोजगार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जो है मतलब यहाँ पर जो है यह सब प्रावधान किया गया कि उस क्षेत्र में जो है मतलब किसी भी तरह का जो है कोई भी रोजगार या रह नहीं सकते हैं भारत के आम नागरिक। लेकिन सिर्फ अगर आप कुछ समय के लिए अगर घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो इन संबंधित राज्य सरकार से आपको जो है परमिट लेना पड़ेगा कुछ समय के लिए वहाँ प्रवेश करने के लिए जो है। ठीक है, तो इन बातों को आप समझें। अब बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत की अगर बात करें तो एक और भी तथ्य दिया गया कि यह जो लाइन जारी रखा गया इनर लाइन परमिट को, कि वह यह था कि चूंकि मान लीजिए कि अगर भारत के नागरिक, ठीक है, मान लीजिए संपन्न लोग हैं इधर, तो यह लोग क्या करेंगे कि उन जनजातीय क्षेत्र में जनजातीय आबादी वाले पहाड़ी क्षेत्र में जाकर वहाँ की भूमि को खरीदेंगे। ठीक है, वहाँ के मतलब वहाँ पे जाके बसेंगे, वहाँ पे जो है अपना रोजगार करने लगेंगे। तो उससे क्या होगा कि इन जो जनजातीय क्षेत्र वाले मतलब ये जो पहाड़ी क्षेत्र वाले लोग हैं तो इसकी पहचान, इसकी रोजगार, इसकी सांस्कृतिक जो पहचान है वह धीरे धीरे खोने लगेगी। तो इस वजह से भी स्वतंत्र भारत के बाद भी जो है यह परमिट को रहने दिया गया है। और पहले जो है यह परमिट सिर्फ 3 ही राज्य में था, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। लेकिन इस संशोधन के बाद जो है, इस संशोधन के तहत नहीं बल्कि इसके बाद जो है मणिपुर को भी जो है इस इनर लाइन परमिट में जोड़ा गया है। फिर बात करते हैं कि यह नागालैंड को तो इनर लाइन परमिट में जोड़ा गया था, लेकिन नागालैंड का जो एक जिला था दिमापुर, ठीक है, दिमापुर जिला को इनर लाइन परमिट से बाहर रखा गया था। लेकिन दिमापुर में भी जो है इस CAA 2019 के प्रावधान लागू ना हो, तो इसी वजह से क्या हुआ कि इस अधिनियम के पारित मतलब इस अधिनियम के लागू होने से पहले क्या किया गया कि उस राज्य सरकार के द्वारा, नागालैंड के राज्य सरकार के द्वारा दिमापुर को भी जो है इनर लाइन परमिट में शामिल कर लिया गया था। चलिए अब बात करते हैं कि इनर लाइन परमिट को हम लोग समझ लिए। अब कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। इन क्वेश्चन को अगर आप समझ जाते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। सबसे पहला है कि क्या CAA 2019, CAA का मतलब अब आप समझिएगा कि अधिनियम के बारे में बात हो रही है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, क्या CAA 2019 भारत के किसी भी नागरिक को प्रभावित करता है? तो जवाब होगा नहीं। कैसे? तो इससे पहले हम लोग यह समझते हैं कि जब बिल आया था, जब विधेयक आया था, तो क्या हुआ, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न लोगों के द्वारा जो है आंदोलन किया गया था, इस बिल का विरोध किया गया था। तो उसमें से पहले विरोध को समझते हैं। पहला विरोध जो है वह यह है कि भारत के लोगों के द्वारा जो कहा गया था कि यह जो अधिनियम है CAA 2019, तो यह अधिनियम अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद 14 है, तो वह अनुच्छेद 14 मतलब यह अधिनियम अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 14 में यह प्रावधान किया गया है कि चाहे वह भारत के नागरिक हों चाहे वह विदेशी नागरिक हों, दोनों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। लेकिन अगर इस अधिनियम के द्वारा देखा जाए तो सिर्फ इन्हीं तीनों देश के
वो भी मतलब इन्हीं तीनों देश के 6 अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को ही सिर्फ नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, सिर्फ इन्हीं तीनों देश के 6 अल्पसंख्यक समुदायों को, जिसमें से कि एक मुस्लिम को नहीं रखा गया है। समझ रहे हैं बातों को? तो इसमें क्या हुआ कि एक तरह से क्या हो रहा है कि विदेशियों में, चूंकि ये लोग भी तो सब क्या थे, विदेशी ही थे, लेकिन उसमें क्या हुआ, भेदभाव किया जा रहा है। मुस्लिम को तो छोड़िए, अगर हम कुछ और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे श्रीलंका से आए तमिल लोग जो भारत में बसे हुए अवैध प्रवासी के रूप में हैं, तो वह तमिल लोग हिंदू हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें कि जो है, आप ले सकते हैं नेपाल। तो नेपाल के जो मधेसी लोग जो भारत में आकर बसे हुए हैं वो भी अवैध प्रवासी हैं, जो विदेशी हैं, तो उन्हें भी तब भारत की नागरिकता दीजिए। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर आप धार्मिक उत्पीड़न की ही बात कर रहे हैं, तो जैसे हम बात किए कि श्रीलंका के तमिल जो धार्मिक उत्पीड़न की वजह से ही जो भारत में आकर दक्षिण के क्षेत्र में बसे हुए हैं वो जो हिंदू ही हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बांग्लादेश की। अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की अगर बात करें तो वहाँ पर जो है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मान रहे हैं, तो उस वजह से वहाँ पर जो है उत्पीड़न किया जा रहा है, उनका मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है, तो फिर उन्हें भी जो है आप भारत की नागरिकता प्रदान कीजिए इस अधिनियम के द्वारा। फिर अगर हम बात करें कि जो विरोध जो किया जा रहा था, जो कहा गया कि अनुच्छेद 14 का जो है उल्लंघन कर रही है, वह यह है कि पाकिस्तान में ही अगर हम बात करें तो अहमदिया एवं शिया जो मुसलमान है, उन लोगों को, वहाँ के जो मुसलमान हैं मतलब इस्लामिक कंट्री जो हैं, तो वो लोग इन मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, तो फिर उन लोगों को भी नागरिकता दीजिए। अब बात करें म्यांमार से, तो म्यांमार के जो रोहिंग्या लोग हैं जो भारत आकर बसे हुए हैं, वो रोहिंग्या जो है लगभग बहुत सारे जो है हिंदू भी हैं, उनमें से कुछ हिंदू रोहिंग्या भी हैं, तो फिर वो भी धर्म के आधार पर ही म्यांमार से प्रताड़ित होकर भारत आए हैं, तो फिर उन्हें भी नागरिकता दीजिए। तो इस तरीके से जो है मतलब इसी सब बातों को लेकर जो विरोध किया जा रहा था कि यह जो अधिनियम है अनुच्छेद 14 का जो है वह उल्लंघन करता है, क्योंकि भारत के नागरिक तो छोड़िए, वह विदेशियों को भी जो है समानता का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा देखा जा रहा है कि सभी विदेशियों में समान अधिकार नहीं प्रदान किए जा रहे हैं। जबकि श्रीलंका के जो तमिल लोग हमारे दक्षिण में हैं तो उन्हें भी दे दीजिए, वो भी तो हिंदू हैं। फिर बात करते हैं तिब्बत के जो बुद्धिस्ट लोग हैं, वो भी प्रताड़ित होकर भारत में रह रहे हैं, उन्हें भी जो है आप दीजिए नागरिकता। लेकिन यही सब कारण थे। तो आइए बात करते हैं कि सरकार ने इन सभी बातों का क्या जवाब दिया है, इसके बारे में समझते हैं। तो इन्होंने कहा कि चूंकि ये तीनों देश जो हैं वह एक इस्लामिक कंट्री हैं, अर्थात इन देशों का अपना राज्य धर्म है। चूंकि राज्य धर्म होने के वजह से यहाँ पर क्या है कि यह जो 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं इन्हें अधिक प्रताड़ित किया जा रहा है, इसी वजह से हम इसे नागरिकता दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल अगर आप लोग यह उठा रहे हैं कि अन्य देशों के भी अगर मान लीजिए उसमें से हिंदू ही क्यों ना हो, अगर वह प्रताड़ित होकर हमारे भारत में किसी अन्य क्षेत्र में रह रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि समय समय पर उनके लिए प्रावधान किया जाएगा, अधिनियम लाया जाएगा। ऐसा नहीं कि उनके लिए अधिनियम नहीं लाया जाएगा, तो उनके लिए भी जो है अधिनियम लाया जाएगा। तो इसी वजह से यह अधिनियम जो है किसी भी नागरिक के मूल अधिकार को जो है, मौलिक अधिकार को यह जो है मतलब प्रभावित नहीं करता है। तो सरकार का यह यह स्टैंड था, उन्होंने यह जवाब दिया। तो उसी तरह से अब अगर हम आपसे पूछें कि क्या CAA 2019 भारत के किसी भी नागरिक को प्रभावित करता है, तो जवाब होगा नहीं। यह बात हो रही है भारत के किसी भी नागरिक, तो यानी भारत के किसी भी नागरिक कहने का मतलब उसमें भारत के जो मुस्लिम नागरिक हैं, जो मुस्लिम हैं, जो भारत की नागरिकता लिए हुए हैं, उसकी भी बात हो रही है। तो यह जो कानून है वह भारत के किसी भी नागरिक को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि भारत के नागरिक को जो मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, तो उस मौलिक अधिकार को कोई भी अधिनियम
ना तो छीन सकता है और ना ही उसे प्रभावित कर सकता है। और उस अधिनियम में चाहे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ही क्यों ना हो। तो इसी वजह से इस अधिनियम के आने से भारत के किसी भी नागरिक को, चाहे वह मुस्लिम नागरिक ही क्यों ना हो, लेकिन उसे किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या CAA 2019 के लागू होने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुस्लिम लोगों को कभी भी भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है? यह आप लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा, क्योंकि पढ़ते तो हैं वन लाइनर किताब, तो कहाँ से कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आइए बात करते हैं कि आप लोगों के मन में, अब तक बहुतों के मन में, ऐसा नहीं कि हम सभी के मन में कह रहे हैं, लेकिन बहुतों के मन में ऐसा होगा कि यह अधिनियम आने के बाद जो है अब इन 3 देशों के जो मुस्लिम हैं, क्योंकि इसमें मुस्लिम का प्रावधान नहीं किया गया है, तो इन 3 देशों के जो मुस्लिम हैं उसे कभी भी भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। तो अगर प्रश्न यह है तो इसका जवाब होगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन तीनों देशों के मुस्लिम को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उसके लिए जो 1955 के अधिनियम के तहत जो प्रावधान किया गया है कि नागरिकता प्राप्त करने की, तो उसी अधिनियम के द्वारा जो है उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो उसमें क्या है, देशीयकरण, चूँकि पाकिस्तान के हों, चाहे बांग्लादेश के हों, चाहे वह अफगानिस्तान के मुस्लिम ही क्यों ना हों, तो वो क्या है, विदेशी हैं। तो वो लोग जो है देशीयकरण के द्वारा जो है, जिसे रहने के लिए कितना, अगर वो भारत आते हैं और भारत में आवेदन से पहले वो 12 वर्ष और इस प्रोसेस को फुलफिल करते हैं 1+11, तो उन्हें भी जो है भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन उनके लिए जो है 12 वर्ष रहना पड़ेगा। लेकिन इनके लिए थोड़ा सा क्या हुआ, लाभ दिया गया, यह जो अपवाद कि इन्हें सिर्फ 6 वर्ष ही रहना पड़ेगा। बस यही थोड़ा सा लाभ का अंतर है कि आधा आधी जो है, मतलब कि जो यह पूरा कम कर दिया गया समय को। ठीक है, तो यह आप समझ गए कि यह जो इस अधिनियम के लागू होने से उन तीनों देश के जो भी मुस्लिम नागरिक हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें अब कभी भी भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो इस तरीके से आते हैं तो उन्हें जरूर भारत की नागरिकता दी जाएगी। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि क्या CAA 2019 के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए मुस्लिम शरणार्थियों को देश से निर्वासित कर दिया जाएगा, यानी देश से बाहर निकाल दिया जाएगा? क्योंकि अभी आपने क्या देखा कि अगर इस तिथि तक जो भी व्यक्ति, मतलब कि इन तीनों देश से जो भी व्यक्ति आए हैं, ठीक है, सिर्फ अब यह 6 समुदाय ही मत बोलिए, कि जो भी उससे पहले तक भी आए हैं, उसमें मुस्लिम भी हो सकते हैं, लेकिन मुस्लिम को तो जो है क्या है कि इस अधिनियम के द्वारा नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नहीं है, सिर्फ इन्हीं 6 अल्पसंख्यक समुदाय को है। तो वही कहा जा रहा है कि इस अधिनियम के लागू होने से, कि मान लीजिए कि पहले से जो भी इन तीनों देश से मुस्लिम लोग आए हुए हैं, ठीक है, तो क्या उन्हें जो है देश से बाहर निकाल दिया जाएगा? जो आए हैं, जैसे शिया मुस्लिम कह सकते हैं, पाकिस्तान की अगर बात कर लें, शिया मुस्लिम, अहमदिया मुस्लिम, जिसे पाकिस्तान में प्रताड़ित किया जाता है, ठीक है, तो क्या उन्हें जो है, जो भारत में आ गए हैं, तो उन्हें इस अधिनियम के तहत जो है देश से निर्वासित यानी बाहर निकाल दिया जाएगा? तो जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यह जो संशोधित अधिनियम है, इसका काम किसी भी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को देश से बाहर निकालने का नहीं है, बल्कि इसका काम है किसी भी व्यक्ति को, मतलब नियम के तहत जो है नागरिकता प्रदान करना। यहाँ देखिए वर्ड भी लिखा हुआ है, नागरिकता प्रदान करना। जबकि देश से किसी भी व्यक्ति को, अवैध प्रवासी को जो निकालने का काम होता है, तो वह इस एक्ट के तहत होता है। विदेशी एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920 के तहत किया जाता है, जिसके द्वारा आपको बता भी चुके हैं अभी हम कुछ देर पहले कि किसी भी जाति या किसी भी धर्म के विदेशी नागरिक को भारत में रहने, निवास करने एवं भारत से निर्वासित करने की शक्ति कौन प्रदान करता है? तो यह दोनों एक्ट प्रदान करता है। फिर उस अवैध प्रवासी को भारत में जो है कारावास, मतलब भारत देश के अंदर ही जो है उसे कारावास में डालने एवं देश से बाहर निकालने की भी जो है शक्ति प्रदान करता है, वह यही दोनों एक्ट प्रदान करता है। तो वह नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत जो है इन्हें देश से निर्वासित नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह शक्ति इस अधिनियम को प्रदान नहीं की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है कि क्या किसी अन्य देश में
भी धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हुए यह 6 समुदाय CAA 2019 के दायरे में आते हैं, जो कि अभी हम लोग यहाँ पर कुछ समय पहले समझे भी थे। ठीक है, तो बात करते हैं कि यहाँ प्रश्न क्या है कि क्या किसी अन्य देश में भी धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हुए। जैसे फिर से थोड़ा सा हम एक ब्रीफ में एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे अगर बात करें कि पाकिस्तान की ही, तो पाकिस्तान में अहमदिया एवं शिया मुसलमान को ले लीजिए, जिसे वहाँ पर मुसलमान नहीं माना जाता है तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। श्रीलंका में तमिल को ले लीजिए, जो मतलब प्रताड़ित होकर जो है, मतलब जो हिंदू ही है लेकिन धार्मिक उत्पीड़न की वजह से जो है भारत के दक्षिण क्षेत्र में रह रहे हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं म्यांमार के रोहिंग्या की, तिब्बत के जो है ये बुद्धिस्ट की बात करें, फिर बांग्लादेश के जो है नास्तिक लोगों की अगर बात करें तो उन्हीं लोगों की अगर बात की जा रही है कि क्या किसी अन्य देश में भी, ठीक है, क्योंकि वो तो अलग अलग देश है, इन 3 देशों को अगर छोड़ दें तो ये अलग अलग देशों में भी अगर कोई भी व्यक्ति धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हुए हों, या 6 समुदाय या किसी भी समुदाय के, या फिर आप सिर्फ हिंदू भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप ले लीजिए, मतलब समझने के लिए आप जिस भी शब्द से समझ जाइए, बस समझना है। तो धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हुए ये 6 समुदाय CAA 2019 के दायरे में आते हैं, तो जवाब होगा नहीं। चाहे वह किसी भी देश के किसी भी समुदाय के लोग अगर धार्मिक उत्पीड़न के वजह से अगर वह भारत में अवैध प्रवासी के रूप में रह रहे हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता इस अधिनियम के तहत नहीं दी जाएगी, बल्कि उन्हें भारत की नागरिकता किसके तहत दी जाएगी, तो यह जो समान जो है मतलब प्रोसेस है देशीयकरण के द्वारा कि भारत में उन्हें आवेदन से पहले 12 वर्ष रहना पड़ेगा, तो इस प्रोसेस से अगर वह आवेदन करते हैं तो उन्हें जरूर भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि भारत की नागरिकता ही नहीं मिलेगी, सिर्फ CAA 2019 के तहत इन्हें नहीं मिलेगी, लेकिन अगर यह सरल मतलब कि वो जो नॉर्मल तरीके से आते हैं तो उसके तहत उन्हें जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं कि अगले प्रश्न की जो वह है कि क्या CAA 2019 जाति, लिंग और भाषाई आधार के उत्पीड़न को भी शामिल करता है। कहने का मतलब यह हुआ कि अभी आप लोग पढ़े थे कि यह अधिनियम धार्मिक उत्पीड़न के कारण जो आए, यानी धर्म के आधार पर जिसे प्रताड़ित किया जा रहा था। ठीक है, तो लेकिन वही सवाल है कि क्या यह अधिनियम जो है, अगर मान लीजिए कि किसी भी विदेशी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर जो है मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है, यानी उत्पीड़न किया जा रहा है, या लिंग के आधार पर या भाषा के आधार पर, तो क्या उन्हें भी जो है इस दायरे में शामिल किया जाएगा, तो जवाब होगा नहीं। उन्हें भी जो है भारत की नागरिकता समान तरीके से ही प्राप्त करनी होगी। तो यह तो थे 5 क्वेश्चन, लेकिन अब हम लोग जो विरोध की जो बात हो रही थी तो उसमें तो एक तो समझे कि लोगों ने कहा, विपक्षियों ने कहा कि यह अनुच्छेद 14 का जो है उल्लंघन करता है, लेकिन फिर सबसे ज़्यादा जो विरोध इस बिल का जो किया गया था, इस विधेयक, इस अधिनियम का जो सबसे अधिक जो विरोध देखने को मिला था तो वो पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिला था, यानी नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में देखने को मिला था। क्यों, आइए इसे समझते हैं। तो क्या है कि 1925 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के द्वारा असम के साथ एक समझौता किया गया था, जिसे 1985 का असम समझौता कहा जाता है। उस समझौते के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि अगर 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से कोई भी व्यक्ति अगर असम में प्रवेश करते हैं तो उसे अवैध प्रवासी माना जाएगा, चाहे वह किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे वह हिंदू ही क्यों ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं, किसी भी धर्म के लोग हों, उसे अवैध प्रवासी माना जाएगा और उसे असम एवं भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो डेडलाइन क्या था, 25 मार्च 1971 के बाद अगर कोई भी बांग्लादेश से अगर असम में प्रवेश करते हैं। लेकिन क्या था कि उसके बावजूद भी जो है असम के लोगों को, असम के जनजातीय लोगों को जो है, आदिवासी लोगों को वहाँ पर क्या है कि अवैध प्रवासियों का जो है बहुत ही लंबे समय से सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि उन लोगों की मूल पहचान, उन लोगों की आजीविका, उन लोगों की सांस्कृतिक पहचान जो है वह खतरे में चली गई है। लेकिन क्या था कि जब इस तरह का प्रावधान किया गया है कि 25 मार्च 1971 के बाद कोई भी नागरिक, तो उसमें क्या वर्ड था, बांग्लादेश से अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के आए हों, साफ प्रावधान है, तो उन्हें जो है मतलब नागरिकता नहीं दी जाएगी बल्कि अवैध प्रवासी। लेकिन आप खुद सोचिए कि जब यह अधिनियम को लाया गया तो इसमें क्या है, 3 देशों में से एक बांग्लादेश भी है। आप खुद ही देखिए, 3 देशों में बांग्लादेश भी है। तो क्या कहा गया
कि बांग्लादेश के अगर यह 6 धर्म के लोग आते हैं तो इन्हें नागरिकता दी जाएगी। तो अब आप खुद सोचिए कि पूरा असम जो है वह आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, छठी अनुसूची के अंतर्गत, लेकिन बल्कि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो इस आदिवासी क्षेत्र मतलब छठी अनुसूची से बाहर हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप यह अधिनियम ला रहे हैं तो इस अधिनियम का मतलब तो यह हुआ कि उस 1985 के समझौते को तो तोड़ना हुआ, कि इसका मतलब यह हुआ कि अब जो है वो असम के क्षेत्र में जो भी अवैध प्रवासी रह रहे हैं तो उस अवैध प्रवासी में से यह 6 धर्म के लोगों को तो अब नागरिकता दे दी जाएगी। अगर नागरिकता दी जाएगी तो फिर हमारा जो मूल पहचान है, मतलब वहाँ के लोगों का, आदिवासी लोगों का जो है, असम के लोगों का, कि हमारा जो मूल पहचान है और हमारा जो रोजगार है वह तो खतरे में चला जाएगा। कारण है कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार में कमी आएगी। रोजगार बढ़ती नहीं है, वो रोजगार में, जनसंख्या बढ़ने से रोजगार में कमी आएगी, ठीक है, आजीविका में कमी आएगी। हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है वह खतरे में चली जाएगी, क्योंकि हर धर्म के लोग, हर मतलब जाति के लोग जो है मतलब यहाँ निवास करने लगेंगे तो वह क्या होगा, खतरे में चली जाएगी। लेकिन सरकार ने उन्हें जो है सांत्वना दिया कि आप लोगों के लिए भी जो है कार्य किया जाएगा। तो लेकिन फिर भी क्या था कि उन लोगों के लिए जो है यह विरोध बना ही रहा, लेकिन विरोध के बावजूद भी जो है यह अधिनियम पारित भी हुआ और लागू भी हुआ। अब थोड़ा सा हम लोग अगर बिहार के संदर्भ में बात करें तो सीडीपीओ में, इसी साल सीडीपीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि यह जो नागरिकता संशोधन विधेयक या जो नागरिकता संशोधन बिल 2019 था तो इसका बिहार में किस पार्टी ने समर्थन किया था। तो बिहार में सिर्फ जेडीयू के द्वारा जो है इस विधेयक का समर्थन किया गया था, ठीक है। तो बिहार के संदर्भ में क्या है कि सिर्फ जेडीयू ने जो है इस बिल का समर्थन किया था। तो इस तरीके से आज आप लोगों का नागरिकता चैप्टर पूर्ण तरीके से समाप्त होता है। थैंक यू।